सी मैं पर्सनली हिस्ट्री का फ़ैन हूँ। जैसे कि हमने इसके पहले के एक वीडियो में ही बात की थी कहीं पे कि मैं हिस्ट्री जितनी जानता हूँ उतनी मैं बात करता हूँ। और हमने आई थिंक अभी तक 2 हिस्टोरिकल मूवीज़ कवर की है इस पूरी जो हमने फ़िल्में देखी हैं उसमें। एक छावा और एक ये। और बायोपिक्स और हिस्टोरिकल बायोपिक्स का में भी जो डिफ़रेंस होता है ना, वो आपको दिख के आता है जब भी कास्टिंग होती है। मेरे लिए परफेक्ट बायोपिक कास्टिंग अगर मैं कहूँ तो वो धोनी का भी नहीं होगा। रणबीर कपूर संजू में, विकी कौशल सैम मानेकशॉ के रूप में और विकी कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में। ये 3 परफेक्ट कास्टिंग थी। परफेक्ट कास्टिंग की क्यों बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आज हम बात करेंगे राजा शिवाजी मूवी की, जो जिसके डायरेक्टर और एक्टर खुद है रितेश विलासराव देशमुख। बाकी के एक्टर्स हैं जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, फरदीन खान, विद्या बालन, अमोल गुप्ते, बोमन ईरानी, जितने मेरे को याद आ रहे हैं उतने बोल रहा हूँ, और अभिषेक बच्चन। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और 2 या 3 बड़े नाम के कैमियोज हैं। 1-2 मराठी सिनेमा के हैं और एक और कैमियो है। वैसे तो सबको पता है कि कौन है, लेकिन फिर भी स्टोरी छत्रपति शिवाजी के जन्म से लेके उनका जो पहला इंसिडेंट या फिर उनकी पहली लाइफ में जो एक कहते हैं ना कि युद्ध वाली सिचुएशन में जब वो आए थे, उसके टाइम का अगर हम देखें तो तब तक का है। आई थिंक 1659 या फिर 17 में, 1617 में अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैक्सिममली 1659 बिकॉज जीजाबाई जो थे वो 1598 15 में समथिंग में उनका जन्म हुआ था, तो 1659 तक की कहानी है यहाँ पे। और ये एक पूरी कहानी का एक मेन मोटिव ये है कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की अर्ली लाइफ से लेके उनका एक तरीके से देखे ना, कोई एक ब्रेक थ्रू पॉइंट जो है वहाँ तक की फिल्म आपको दिखाई जाती है। अब बात करते हैं रिव्यू की। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा बायस्ड रहूँगा आज, कि जब ट्रेलर आया था जो धुरंधर के रिवेंज में, धुरंधर द रिवेंज के टाइम पे हमने देखा था, अटैच था तब उसमें, और इसमें एक चीज़ अटैच ये थी कि कॉकटेल 2 का टीज़र भी आया था। तो हाँ, पर्सनली जब मैंने पहली बार इस प्रोजेक्ट की बात सुनी थी, दैट वाज इन 2020, जब ऐसा पता चला था कि नागराज पोपटराव मंजुळे, जिन्होंने मराठी सिनेमा को उनकी सबसे पहली 100 करोड़ मूवी दी थी सैराट के साथ, वो इस फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं 3 पार्ट में। अब उनकी जगह पे रितेश विलासराव देशमुख आ गए एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर। और इसमें कांस्टेंट या फिर सेम चीज़ जो रही वो थे अजय अतुल। और पूरी फिल्म की मैं अगर आपको मैं बात करूं तो फिल्म अच्छी भी नहीं है, फिल्म बुरी भी नहीं है, लेकिन एट द एंड आपका पेट नहीं भरता है, मैं ऐसा कहूँगा। तो ओवरऑल इट इज़ अ बिलो एवरेज मूवी, जहाँ पे आप ऐसा सोचते हो कि जिस तरह का हमने ट्रेलर देखा था, जिस तरह का टीज़र या फिर पहला अनाउंसमेंट लुक देखा था, तो आज तो सब कुछ इतना ज़्यादा निकलेगा ना, कि क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए प्राउड है सबको, एटलीस्ट जो स्वराज्य में मानते हैं अभी भी, जो हिंदुत्व वाले लोग हैं वो लोगों में प्राउड है। और उसके बाद अगर हम बात करें पूरी फिल्म की, तो 3.25 घंटे की फिल्म है, लेकिन हम आगे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स की बात करेंगे। लेकिन इस फिल्म की सबसे कोर या फिर बढ़िया बात कहे ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद, जब जब वो छत्रपति बने या फिर जब वो राजे, शिवाजी राजे बने, मराठाओं के लाइफ में, जैसे कि 2 मराठाओं के, आई थिंक एक तरीके से देखें तो 2 मराठास अलग अलग एम्पायर से एक तरीके से दिखाया, फिर 2-2 मराठा का एक ग्रुप दिखाया है। उनकी स्ट्रगल्स क्या थी जब निज़ाम थे, जब शाहजहां थे और ये अफजल खान जिनके अंडर काम करते थे वो लोग थे, तो उनके अंडर उनकी स्ट्रगल्स क्या थी, उनकी आज़ादी की बात यहाँ पे की गई है। वो किस तरह से इसमें से आज़ाद हुए, आज़ाद होके भी कैसे वो आज़ाद नहीं थे, और फिर भी उन्होंने जब धीरे धीरे अपनी आज़ादी के बारे में सोचा, स्वराज्य के बारे में सोचा, तो किस तरह से उनके जो सारे ओपोनेंट्स थे, बाकी सारे स्टेट्स वाले, तो उनका क्या रिएक्शन था। तो यहाँ पे उसको पर्टिकुलरली ऑडियंस को सिंपल तरीके से दिखाया है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। उसके बाद दूसरा मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं, तो फिल्म की जो तब के टाइम पे, वैसे तो जैसे कि मैंने बोला हिस्ट्री फिल्म्स वन ऑफ द फेवरेट जॉनर्स, तो उस टाइम पे कैसे पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जब शिवाजी महाराज को का पता चला कि वो अ, बनेंगे इसमें,
वो छत्रपति बनने वाले हैं और उनके पहले किस तरह से पॉलिटिक्स हुआ करती थी कि कौन सा किला कौन सा फोर्ट किस तरह से किसी को दिया जाता था, किस तरह से उसको शिवाजी महाराज अपने कब्जे में वापस कर लेते थे, कैसे उनके ही हमने छावा में कान्होजी और उनके भाई दूसरे जो है उनकी स्टोरी तो देखी जिसकी वजह से बहुत सारा बैकलैश फेस किया था उन्होंने। लेकिन बाकी के उनके ही जो कहते हैं ना कि उनके ही नजदीक के लोग उनको धोखा देके जा रहे थे, उसकी कहानी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई है उन्होंने। और उसके अलावा मैं तीसरा पॉजिटिव पॉइंट कहूँ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंश तक अगर मैं कहूँ तो संतोष शिवन की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपको एक हिस्टोरिकल फिल्म देख रहे हो आप, उसको आप देखने में एंजॉय कर सकते हो उस तरीके से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजय अतुल सुप्रेमेसी, मैं इतना ही कहूंगा। मैं अभी भी रिग्रेट करता हूं कि दिनेश विजन ने जब मराठा वॉरियर श्री श्री छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर फिल्म बनाई होगी तो उन्होंने अजय अतुल को क्यों कंसीडर नहीं किया। इस पर्टिकुलर फिल्म को अगर समझते हैं ना कि ये फिल्म अगर बैठ गई है, पूरी बैठ गई है एक तरीके से, अगर उसको उठाने का प्रयास या फिर अगर उठाती भी है फिल्म तो वो अजय अतुल के म्यूजिक की वजह से है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो पूरा उन्होंने गाना बनाया है वो है। उसके अलावा जिस तरह से बाकी के बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर है, मुझे पर्सनली अभिषेक बच्चन का जो बैकग्राउंड स्कोर था वो पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। और लास्ट में जिस तरह से म्यूजिक में वो लोग खेल गए हैं वो तो बहुत बढ़िया है। मतलब ये पर्टिकुलरली अगर आप देखें ना तो मुझे पर्सनली उनका काम एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट ऑलवेज लगता है। और हमने तो गुजराती में भी किसी को अजय अतुल बोल दिया है, तो किस लेवल के म्यूजिक आर्टिस्ट हैं दोनों हम सब जानते हैं। और उनके वजह से ही फिल्म आप देखने का नजरिया अलग, लेकिन आपको फिल्म के अंदर इंटरेस्ट आता है उनके म्यूजिक के वजह से ही, मैं तो यही कहूंगा। तो अजय अतुल इज अ बिग प्लस फॉर एनी मूवी। मतलब जिन लोगों ने आदि पुरुष जैसी फिल्म को सिर्फ गानों की वजह से बचा लिया था, तो ये तो फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज वो जिधर से आते हैं उनकी कहानी है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका इम्पैक्ट कितना होता है किसी भी फिल्म पे। उसके अलावा अब नेगेटिव्स पे बात करते हैं। उसके अलावा एक और पॉजिटिव है, सॉरी मैं भूलना रह गया। फिल्म 3.25 घंटे की है, लेकिन आपको कहीं पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं ऐसा कहूंगा 90% ऑफ द टाइम्स आपको उसकी पेस जो है वो कहीं पे भी स्लो नहीं लगती है। तो उसमें रितेश देशमुख एज अ डायरेक्टर मैं मान गया कि फिल्म कैसी भी हो, कास्टिंग कैसी भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी पेस को, उन्होंने अपनी ग्रिप को जिस तरह से रखना चाहिए वो वहाँ कहीं कहीं पे छूटती भी है नो डाउट। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट कुछ ऐसा होता है कि आप वापस इन्वॉल्व हो जाते हो फिल्म में। तो फिल्म की पेस थ्रू आउट आप कहें ना तो स्मूथ है, टू बी ऑनेस्ट, और वो आपको कहीं पे भी फील नहीं होता मेरे हिसाब से। उसके अलावा अब नेगेटिव्स पे बात करते हैं कि प्लीज 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 इसको सिर्फ एंटरटेनिंग पर्सपेक्टिव से ही देखिएगा, इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि इसको हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ नहीं बनाया गया है। जितनी हिस्ट्री मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानता हूं, जितनी भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारी और बहुत सी जानता हूं, लेकिन उनकी जो लाइफ में ब्रेक थ्रूज थे, ब्रेक पॉइंट्स थे, जो एक मेजर मूवमेंट्स उनकी लाइफ पे हुई थी, वो जिस तरह से मैं जानता हूं, आई थिंक उसकी वजह से मैं इस फिल्म से उतना ही कहते हैं ना डिसअपॉइंट हुआ हूं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ही दूंगा या फिर एक ही बात बोलूंगा, स्पॉइलर कोई नहीं है इस रिव्यू में, और मैं ये जो बोलने वाला हूं वो भी स्पॉइलर नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी लाइफ में वाघनख, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू आफ्टर क्लैरिफाइंग विद गूगल, वाघनख जो उनका वेपन था जिससे उन्होंने अफजल खान को मारा था, वो सिर्फ उन्होंने एक ही बार यूज किया था जिस तरह से अफजल खान को उन्होंने मारा था तब। उसके बाद मराठाओं के पास ये एक एज अ वेपन आ गया था। उनके बाद शिवाजी महाराज ने वाघनख का उपयोग किया हो ये हमें कहीं पे भी पता नहीं चलता है, मैंने क्लैरिफाई करके ही बोला है। और इवन मैं आपको बताता हूं कि इसमें इतनी बार वाघनख का उपयोग दिखाया गया है ना कि जो लोग हिस्ट्री से वाकिफ भी नहीं है इस पर्टिकुलर स्टोरी के साथ, वो शायद उनको लगेगा कि वाह इससे ही मारेंगे, हमें पता था, प्रिडिक्टेबल हो गया। लेकिन उनको मैं बता दूं, उन्होंने अपनी लाइफ में एक ही बार वाघनख का उपयोग किया है जहां तक मुझे याद है।
तो ये पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी डन मेरे हिसाब से। दूसरी साइड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप जहाँ पे देखते हैं, अब कास्टिंग की बात करते हैं, वीएफएक्स को तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं क्योंकि वीएफएक्स ना के बराबर समझता हूं मैं इस फिल्म में। वीएफएक्स भी बच क्यों गया है, क्योंकि आपको अजय अतुल का म्यूजिक सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए आपका वीएफएक्स पे ध्यान ही नहीं पड़ता। कुछ जगह पे आपको लगता है कि हाँ ये क्या देख लिया मैंने, लेकिन फिर भी वीएफएक्स इज अ बिग नेगेटिव, सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है, ये सबको पता है। जब शरद केलकर तान्हाजी में छत्रपति शिवाजी महाराज बन के आए थे ना, सब लोग शॉक हो गए थे, सब लोग, मतलब कि उनको उनमें वो दिख रहे थे। मैं ऐसा समझता हूं कि छावा में एक पर्टिकुलर सीन है, मैं आपको एक बताता हूं। जब छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया जाता है, उनको जैसे बेड़ियों से बांधा गया था, उसके बाद आजू बाजू सारे मुगल, औरंगजेब के मुगल लोग सब उनके पास जा रहे होते हैं, आपको शायद वो सीन याद होगा। जैसे ही पास जा रहे हैं ना, तो वो सिर्फ ऐसे ऐसे करके कुछ करते हैं, सब लोग अचानक से ऐसे खलबल हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो शायद जाग गए वापस और हमें कुछ कर ना दे, क्योंकि उनका ऑरा या फिर उनका पावर ऐसा ही था। अगर उनका बेटा ऐसा है तो बाप तो कैसा ही होगा। तो इसको कहते हैं कि आप किसी एक लीडर को दिखा रहे हो कि आप उसमें मानते हो कि भाई इनके जैसा कोई बन ही नहीं सकता। ये फिल्म भी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का कट्टर समर्थक हूं, मैं इसलिए ही देखने गया हूं। बाकी मुझे जिस दिन ये कास्टिंग देखने को मिली थी तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी इस फिल्म को देखने की। उसमें भी आप इमेजिन ही नहीं कर सकते रितेश देशमुख को वो छत्रपति शिवाजी महाराज बने, उनके लाइफ का भी ये माइलस्टोन मूवी या फिर सबसे इंपॉर्टेंट मूवी होगा आप एक तरीके से देखें तो। आप कैसे इमेजिन कर लो, मैं तो एक मोमेंट के बाद आपको आदत लग जाती है, लेकिन फिर भी कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अरे बाप रे ये तो हमने सोचा था उससे उल्टा कर दिया। जब भी वो ऐसे थोड़ा सा जैसे ऐसे हंसते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वो एक विलन वाला रितेश देशमुख कैसे इविल स्माइल कर रहा था, आपको ऐसी याद आ जाती है। तो रितेश देशमुख इज अ परफेक्ट मिसकास्ट फॉर दिस मूवी, मैं ऐसा समझता हूँ। इनकी जगह पे अगर वो डायरेक्टर ही रहते और शरद केलकर को अगर मौका देते, शरद केलकर कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ कि उनको भी पता है कि वो अगर ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, या फिर उनको शिवाजी महाराज बनने में तभी इंटरेस्ट है जब कुछ उनके लेवल का हो। ऐसे ही वो छवि जो है ना, वो ऐसे ही हम वेस्ट नहीं कर सकते, मैं भी उनकी बात से वैसे अग्री करता हूं। लेकिन अगर शरद केलकर होते तो आई थिंक जितने मैं स्टार दे रहा हूं उसमें शायद मैं आधा ऐड कर देता। तो रितेश देशमुख सॉरी टू से, लेकिन आप इसमें मिसफिट लग रहे हो। बाकी बात करें एक मेजर कैमियो की, तो वो कैमियो ऐसा है कि उसको जिस मकसद से बुलाया जाता है कि एक बॉडीगार्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसको किसी को ध्यान भटकाना है, वो तो ऐसा है कि वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। उसके अलावा तानाजी, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, तानाजी जो उनके, मैं ऐसा समझता हूँ जितना मेरे को पता है कि वो बचपन से वो दोनों मित्र थे और वो भले ही देर से तो देर से लेकिन उनके साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पे तानाजी का एक भी जिक्र नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज का जिक्र तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो मैं तो समझ रहा था कि उनके जन्म के साथ ही ये फिल्म एंड हो, लेकिन तानाजी का जिक्र नहीं है। तो मुझे पर्सनली थोड़ा ऐसा क्या लगता है, दिल टूट गया मेरा। एक जगह पे रेफरेंस है, कैसे है मैं नहीं बताऊंगा, एक जगह जगह पे इतना खराब रेफरेंस दिया है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे तो रिस्पेक्ट करोगे क्या, वॉरियर थे दोनों और आप ऐसे दिखा रहे हो, सिर्फ एक ही चीज आती है और उसमें खत्म कर देते हैं। वो मुझे पर्सनली ऐसा लगा ना कि दुख हुआ ये देख के, सॉरी टू से, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते सर, ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है। बाकी वो वाघ नख वाला तो हिस्टोरिकली भी ट्रू नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वाघ नख से ही सबको मारा था। उनकी वो, उनका जो एक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सफेद घोड़ा हुआ करता था, वो भी पूरी फिल्म में नहीं है, जो उनके सारे युद्ध में या फिर जब भी वो बाहर जाते थे उनके बारे में बताता था, उनके साथ रहता था हमेशा, वो नहीं है। लेकिन उनकी जो पहली बीवी थी, उनके साथ का रिलेशन यहाँ पे अच्छा दिखाया गया है, नो डाउट। फुलफिलिंग नहीं है लेकिन अच्छा दिखाया गया है। उसके अलावा एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, मैं सिर्फ 3 लोगों की बात करूंगा। उसके पहले सिर्फ संजय दत्त और जेनेलिया की बात कर लेते हैं। जेनेलिया देशमुख ठीक है, मतलब उनको सिर्फ अभी थोड़ा डायलॉग डिलीवरी थोड़ा पेस में बोलना है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा अच्छा लगेगा।
बाकी ऐसा लग रहा है कि शी इज़ जस्ट प्रॉम्प्टिंग अबाउट इट, के वो ऐसे ही अपने हिसाब से बोल रही हैं और इतना धीरे बोल रही है, इतना स्लो बोल रही है कि आपको लगता है कि ये डायलॉग खत्म हो तो हम सामने वाले का डायलॉग सुन पाए। मतलब आप समझ गए होंगे। उसके अलावा बाकी के 3 लोग और, सॉरी मैं 4 बोलने वाला था। अमोल गुप्ते जिस तरह से शुरुआत में आए थे ना, मेरे को लगा कुछ काम होगा इनका, क्योंकि मैंने उनको कमीने में देखा था ना, तो मैं तब से उनका फैन हूँ कि यार ये ऐसे रोल अगर वापस करेंगे ना तो मजा आएगा, लेकिन फिर वेस्ट हो गए, सॉरी टू से। अब बाकी के 3, सबसे पहले तो भाग्यश्री मैम का काम बहुत बढ़िया है। मैं उनके बेटे जो है अभिमन्यु दसानी, जिनको हमने मर्द को दर्द नहीं होता में देखा है, वैसे ही भाग्यश्री जिन्होंने पहली फिल्म सलमान खान के साथ की थी, तब से इंडस्ट्री में एक्टिव है। और इस फिल्म में एज जीजाबाई बहुत बढ़िया काम है, और एक्सप्रेशन से ज़्यादा, आंखों से ज़्यादा बातें की है हमने अपने दोनों बेटों के लिए जिस तरह से चिंता दिखाई है, तो वो मुझे पर्सनली देख के बहुत बढ़िया लगा। और उनका काम बहुत अच्छा है, मतलब ब्यूटीफुल है, मैं ऐसा कहूँगा। उनके अलावा विद्या बालन का काम इम्प्रेसिव है। मतलब विद्या बालन और ये सारी कैटेगरी के एक्ट्रेसेस से ना, आप ऐसा उनसे कह नहीं सकते कि आप ऐसा करो, ये लोग अच्छा ही करेंगे, कैसी भी स्क्रिप्ट बेकार हो ये अपनी एक्टिंग के दम पे अच्छा ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक कनिंग वुमन का कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने प्ले किया है ना, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। उसमें भी जब वो ऐसा शब्दों के बीच में एकदम जहरीला जब वो हंसती है ना, वहां पे आप कन्विंस हो जाते हो कि नहीं, ये परफेक्ट एंटेगनिस्ट बन सकती हैं इस पर्टिकुलर फिल्म की। तो उनका काम बहुत बढ़िया है। उसके अलावा अभिषेक बच्चन, पहले मुझे लगा था कि शायद छोटा सा रोल होगा, वैसे तो फर्स्ट हाफ तक ही उनका काम है, लेकिन मुझे ऐसा था कि बहुत स्क्रीन टाइम नहीं देंगे, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम है पर्सनली मुझे अच्छा लगा उनको ऐसे गेटअप में देख में। और वट पड़ रहा है, लोग भले ही अग्री ना करें, ये थोड़ा अलग ओपिनियन हो जाएगा, लेकिन अभिषेक बच्चन का संभाजी शाहजी भोसले के रूप में बहुत ही बढ़िया काम है, वट पड़ रहा है उनका। जब उनका एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस है फर्स्ट हाफ के पहले ही, वो बहुत बढ़िया है। वहां पे वो एकदम कहते हैं ना कि आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन की छांट थ्रू आउट द फिल्म नहीं दिखी, लेकिन इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में दिख गई, तो उनका काम बहुत बढ़िया है। संजय दत्त की बात करना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उनका ऐसा है कि एक अच्छी पिक्चर करेंगे और फिर 3 बुरी पिक्चर कर देंगे। पहले लियो की थी, फिर 3 बेकार फिल्में कर दी, उसके बाद धुरंधर की, फिर 3 बेकार फिल्में कर दी। लेकिन यहाँ पे उनके रिलेटेड एक पॉजिटिव ये है कि जिस तरह से अफजल खान की हाइट थी ना रियल लाइफ में, हाइट जो मतलब एक ह्यूज स्ट्रक्चर था उनका छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में, तो उस पर्टिकुलर रोल में वैसे वो सूट बैठते हैं। बाकी उनको तो ऐसा है कि अपने वो रोल बोलते हैं, और एक जगह पे तो शेर इसलिए हाथी का वो ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो तब आपको पता लग जाता है कि वो अफजल खान कम संजय दत्त बन के ज्यादा काम कर रहे हैं। तो उनका काम ठीक है एज ऑलवेज। उनको भी पता है कि अगर मेरे को काम मिलना बंद हो गया तो मेरा हाल भी सुनील पाल और मुकेश खन्ना जैसा हो जाएगा। तो काम कर रहे हैं, वो देख के अच्छा लग रहा है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ओवरऑल छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ये जो फिल्म बनी है, मैं खुश भी हूँ और नहीं भी हूँ। ये ऐसी फिल्म है कि लोग अभी तो पसंद करेंगे, लेकिन आगे जाके जब कोई इससे और बढ़िया और बेटर अजय अतुल के म्यूजिक के साथ ही परफेक्ट कास्टिंग में बनाएगा, तब इसको कोई याद नहीं रखेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और आई थिंक मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। अटेम्प्ट अच्छा है, लेकिन ये दोस्ती यारी में जितने भी आपने लोग इकट्ठा किए हैं, बाकी के जिन्होंने मैंने नाम नहीं लिए हैं, ये चुभता है, मतलब ये डिजर्विंग नहीं है। इससे अच्छा तो आप आदित्य धर को ही ऐसी कोई स्क्रिप्ट दे दो, वही ऐसी कोई बायोपिक बनाए, अश्वत्थामा नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ही बायोपिक बना दे। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।